Hello student, we are starting statics for 11th class। अपने प्रीवियस वीडियोस में हम 9th क्लास के फॉर्मूले 9th क्लास से रिलेटेड मेथड्स को डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 11th क्लास के स्टैटिक्स को। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको ओवरऑल जो टर्म्स हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा और फिर हम जो 11th क्लास के फॉर्मूले हैं, जितने भी उनसे रिलेटेड टाइप्स हैं फॉर्मूले इनके, वो सब डिस्कशन करने के बाद फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस की एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ओवरऑल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक, आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्टैटिक इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा प्रेजेंटेशन एंड डाटा एनालाइज। ये एक साइंस है जिसकी हेल्प से हम डाटा को क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं डाटा का, ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ यूज़फुल टर्म्स हम यूज़ करते हैं। नंबर 1 है लिमिट ऑफ क्लास। तो आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं क्लास क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, एक डाटा का क्लास कैसे जनरेट किया जाता है, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे क्लास की लिमिट सेट की जाती है। तो क्लास की जो लिमिट होती है वो 2 लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। मीन्स हम एक डाटा की एक लिमिट सेट करते हैं, जहाँ से वो स्टार्ट होता है, जहाँ पर वो एंड होता है। तो जो जो हमारी लोअर लिमिट है वो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ उस क्लास की जो लोअर वैल्यू है वो हमारी लोअर लिमिट कहलाएगी, और जो उस क्लास की अपर लिमिट है वो हमारी एंड वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, क्लास इंटरवल क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट बाउंड्री इज कॉल्ड क्लास ऑफ इंटरवल। ठीक है, और क्लास इंटरवल क्या होता है बेटा, साइज ऑफ द क्लास होता है। क्लियरली, ठीक है, ये सारी चीजें अब हम 9th 10th में ऑलरेडी ये सब पढ़ के आए हैं, बट क्योंकि एक बार फिर से हम ये रिवाइज कर लेंगे तो हमें चीजें कनेक्ट करने में थोड़ा इजी होगा। प्राइमरी, अब यहाँ पर हमारा थर्ड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है बेटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, अब हमको इस पे डिस्कशन करना है। देखिए, एक डाटा होता है जो हम कहीं से इन्वेस्टिगेशन के बाद स्वयं इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनकी हेल्प से पता करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है प्राइमरी डाटा। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट के बहुत सारी साइट्स हैं जिन पे डाटा ऑलरेडी लोगों के द्वारा, जो ना अदर पर्सनों के द्वारा जो है वो इन्वेस्टिगेट करके वो अपलोड किया जाता है। तो अगर हम डाटा को कहीं कलेक्ट कर रहे हैं बाई ए पर्सन ऑफ अदर, मतलब बाई ए पर्सन अदर देन इन्वेस्टिगेटर, अगर मतलब हम स्वयं इन्वेस्टिगेट नहीं करके किसी और की इन्वेस्टिगेट किए हुए डाटा को यूज़ कर रहे हैं, तो दैट डाटा इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। ठीक है? वेरी अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? ए कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज़ इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है कि हमारे हर एक्सपेरिमेंट में या हमारे सभी ऑब्जर्वेशन में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहलाती है बेटा वेरिएबल और वेरिएट। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसी क्लास की हाइट नाप रहे हैं, किसी क्लास में बच्चों के जो वेट है उसको मेजर कर रहे हैं, किसी क्लास के बच्चों की एज मेजर कर रहे हैं, इसी तरह से हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जैसे हाइट, वेट और एज ये क्या है, चेंज होते रहते हैं। अभी चेंज होंगे तो ऑब्वियसली इसी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। इसी को हम क्या है, एक डाटा के रूप में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम एन ऑब्जर्वेशन अकर। आप इतना याद रखिए, ये मेन पॉइंट है इसका। ए नंबर ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्वेशन अकर, एक ऑब्जर्वेशन कितने टाइम अकर हुआ है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, इन द गिवन डाटा, किसी भी डाटा में कोई नंबर कितने टाइम अकर होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अब एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन if the data are presented in such a way that exact measurement of the unit are clearly shown। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि एग्जैक्टली हमें पता होता है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ यूनिट आर क्लियरली शोन, मतलब हमें एक एक वैल्यू को क्लियरली लिखना है, मतलब उसको फ्रीक्वेंसी फॉर्म में ना लिख के हम उसको लिखेंगे जितने भी टाइम वो रिपीट होके आता है। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है,
अब कंटीन्यूअसली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखिए डिस्क्रीट में क्या होता है कि हमने जैसे कोई भी वैल्यू ली है, मान लीजिए किसी क्लास में हमने टेस्ट लिया और उसमें जो 6 मार्क्स है वो कितने बच्चों के आए, हमने वो 6 मार्क्स के बारे में पर्टिकुलरली हमने बता दिया कि इतने बच्चे थे, इनके 6 मार्क्स आए थे, तो वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अच्छा ठीक है छोड़िए आप 6 मार्क्स किसके आए, 5 मार्क्स किसके आए, 4 मार्क्स किसके आए, ये मत बताइए हमें। सीधा ये बताइए 0 से 10 मार्क्स किसके आए हैं। तो 0 से 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो वो कहलाता है कि अब जब हम उसको एक क्लास या एक ग्रुप के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, तो वो क्या है, वो हमारा कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताई थी कि हमें क्या करते हैं क्लास इंटरवल की कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसमें ऐड करते हैं, उससे नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल की कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसमें ऐड करते हैं, फिर उन दोनों का टोटल होके जितना आता है, ये सब तरीके से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो में वो आपको मैं समझा चुका हूँ। अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, देन आप उस वीडियो की हेल्प से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि अगर हम क्या करेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं कि हम जो नेक्स्ट टोटल है मतलब 2 जो क्लास इंटरवल है उनका जो टोटल आया है, हम वो एक वैल्यू के फॉर्म में, एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बता देंगे कि ये इस रेंज तक में इतने लोग एग्ज़िस्ट कर रहे हैं या इतनी डाटा या ऑब्जर्वेशन या हमारी जो भी रिक्वायरमेंट थी या जो भी आइडेंटिटी थी, जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी डाटा था, वो अकर कर रहा है। तो क्लास फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं कि सपोज़ एक फ्रीक्वेंसी आर ग्रुप फ्रीक्वेंसी और क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो हमें क्या करना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास इज़ एडेड टू दैट द सेकंड, दिस सम इज़ ऐड टू द थर्ड, सो ऑन। मतलब इसी प्रकार हमारा क्या होता जाता है कि हम फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर देंगे सेकंड वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी में, फिर थर्ड वाले और यही सब हम क्या है टोटल ऐड करके जो फाइनली हमें वैल्यू मिलती है वो उस पूरे डाटा की क्या कहलाती है बेटा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है? अभी आगे मैं क्वेश्चन कराऊँगा तो ये सब चीज़ें बताऊँगा। अब ये हमारी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जिसमें हमने समझा क्लास लिमिट ऑफ क्लास क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, वेरिएबल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी में भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं कि डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो डाटा का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो हिस्टोग्राम ग्राफ की हेल्प से होता है, बार ग्राफ की हेल्प से होता है, पाई ग्राफ की हेल्प से होता है। इस पर मैं आपको ये यहाँ पर बार ग्राफ का आप सॉरी हिस्टोग्राम ग्राफ का आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पर क्या होता है जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी क्लास की जो अ, आउटकम्स है वो प्रॉपर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है? बार डायग्राम में क्या होता है कि यहाँ पर इंडिविजुअल चीज़ों का वहाँ पर क्लास इंटरवल की हेल्प से अगर ग्राफ बना रहे हो, तो आपको हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में आप डिटेल्स शेयर कर रहे हो ग्राफ की हेल्प से, तो आपको बार ग्राफ की हेल्प से वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। ग्राफ कैसे बनाते हैं ये हमने 9th क्लास में सीखा था और 9th क्लास की वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई है प्लेलिस्ट में। आप उसकी हेल्प से ये सब समझ सकते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर हमें स्केल लेना होता है। हमें बताना होता है कि एक्स एक्सिस पर हम किन चीज़ों का यूज़ करेंगे, वाई एक्सिस पर हम किन चीज़ों का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है कि यहाँ पर हमने कितने रजिस्टर्ड हुए व्हीकल, ठीक है? और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमने इसका एक ग्राफ बनाया है। तो रजिस्टर्ड व्हीकल में जैसे कार्स कितनी रजिस्टर्ड हुई, अप्रॉक्स 40 कार्स रजिस्टर्ड हुई, बस कितनी रजिस्टर्ड हुई वो। तो ये ग्राफ ये क्या है कि एक-एक नाउन की एक-एक पर्टिकुलर डाटा की इंडिविजुअल डाटा की डिटेल्स अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो हमको बार ग्राफ बनाना होता है, ठीक है? जबकि वहाँ पर अगर हम क्लास इंटरवल के हेल्प से किसी डाटा का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो हमको हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा हमारा पाई ग्राफ, अभी तक ये हमने डिस्कशन नहीं किया है। पाई ग्राफ आपको समझना होगा। पाई ग्राफ क्या होता है कि जैसे अभी यही वैल्यू थी कि टोटल कितना है हम ये पता कर लेंगे और टोटल में से कार्स कितनी है 40 है, तो 40 अपॉन अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको क्या करना है कि जितना नंबर ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो नंबर है, उसमें जो टोटल नंबर है उससे आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो भी हमारी आउटकम्स है टोटल नंबर से हम क्या करेंगे बेटा डिवाइड करेंगे और उसमें 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी हेल्प से हमको ये पता चल जाएगा कि इस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए हमें कितने डिग्री का एंगल इसमें
देना होगा। तो फिर क्या करते हैं, पाई ग्राफ कैसे बनता है कि एक लाइन आप पहले ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद आप सबसे पहले इस फ़ॉर्मूले की हेल्प से आप उस जैसे कार के लिए कार कितनी थी 40 थी, टोटल कितना है वो सब आप देख लीजिएगा एक बार टोटल करके, ठीक है? उससे डिवाइड कर दीजिएगा और 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, एक एंगल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? तो आपका ये वैल्यू आ गई, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो एक एंगल के फॉर्म में आएगी, क्योंकि 360 डिग्री क्या है, एक एंगल है। और यहाँ से जो आएगा वो एक वैल्यू आएगी, उससे आप डिवाइड करेंगे या मल्टी डिवाइड ही करेंगे ऑब्वियसली। तो जब आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी हम ले रहे हैं उसकी वैल्यू से, ठीक है? तो जब हमारा जैसे यहाँ पर अभी इसकी मैं इसको क्वेश्चन को मैंने अभी पूरा देखा नहीं है क्या लिखा हुआ है, तो अभी आपको बस समझाने के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे इसका 160 120 डिग्री आ गया, तो 120 डिग्री पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आपको एक 120 डिग्री का एक एंगल बना दीजिए और इसे एक पोर्शन को क्योंकि देखो एक सर्कल का टोटल जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 होता है, ठीक है? तो 360 होता है वैसे तो, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि एक पूरा सर्कल को इसको 120 जो डिग्री एंगल है इस सर्कल का वो आपको किसको दे देना है, कार के लिए आपको जो है तैयार कर देना है, ठीक है? एक पोर्शन इतना पूरा ये किसके लिए यूज़ हो गया? कार के लिए, क्योंकि इनकी क्वांटिटी क्या है, इनकी मात्रा क्या है? उसके अकॉर्डिंग हमने ये पता कर लिया कि कितना पोर्शन इसके लिए यूज़ होगा, ठीक है? फिर ऐसे ही बाइक्स कितनी यूज़ हुई, ठीक है? स्कूटर कितने यूज़ हुए, बस कितने यूज़ हुए, उनकी संख्या है। उसमें आप डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर जो ये रजिस्टर्ड व्हीकल हैं उनसे और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि कितना एंगल किस चीज़ के लिए हमें यूज़ करना है, ठीक है? और बस वही करना है आपको, एक लाइन आपको ऑलरेडी बनी हुई फर्स्ट जो स्टार्टिंग है वो एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, उसके बाद आप एंगल बनाते जाइए। अब जो ये जो इसके लिए लाइन है, ये आपके नेक्स्ट जो भी आपका एंगल आएगा उसके लिए ये क्या करेगी, बेस का काम करेगी। फिर आप एक एंगल जितना भी इसके लिए यूज़ करना है वो बना दीजिए। इस तरह से हमारा पाई ग्राफ तैयार होता है, ठीक है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली हम 6th 7th 8th क्लास से ये सब पढ़ते आते हैं। तो थोड़ा-सा क्योंकि हम 11th क्लास का रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें, ठीक है? मैं ईज़िली समझा रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें थोड़ा-सा रिवाइज़ करा रहा हूँ जिससे आपको आगे की चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं आई। देखो यहाँ पर ये फ़ॉर्मूला लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एंगल कैसे पता चलता है, फ्रीक्वेंसी कितनी है उस इंडिविजुअल डिटेल्स की जो जिसके लिए भी हम यहाँ पर पाई ग्राफ जनरेट कर रहे हैं और इंटू 360 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है? यहाँ पर ये फ़ॉर्मूला लगा हुआ है, इस फ़ॉर्मूले की हेल्प से हम पता करते हैं कि कार की फ्रीक्वेंसी क्या है, 360 से मल्टीप्लाई करते हैं और ओवरऑल जो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स पे हम बात कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं, जो ग्राफ हमारा ऑलरेडी बना होता है उसके मिड पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लगा लेते हैं और उस मिड पॉइंट की हेल्प से ही हम क्या करते हैं फिर ये ग्राफ यहाँ से जो है वो जो हमारी बिल्डिंग्स है इनको हटा देते हैं और यहाँ पर जो भी हमें दिखाई देता है वो एक लाइन के फॉर्म में, प्रॉपर एक लाइन के फॉर्म में दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, ठीक है? इसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ था बेटा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारा स्टार्ट हुआ था, उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने जाना था कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मीन मीडियन मोड आप सेंट्रल टेंडेंसी में मेजर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अभी हमने 2 और ऐड करने हैं, अरिथमेटिक मीन, एक्चुअली 3 ऐड होंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या है, इस सब के बारे में आपको समझना होता है। वहाँ पर हम 10th क्लास तक कितना पढ़ते हैं, केवल मीन, मीडियन, मोड को, ठीक है? इसके बाद हम अपना अ, समझते हैं सबसे पहले कि सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से हम एक डाटा जो हमारे पास है उसका क्या करते हैं, मिडिल पार्ट्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन का मिडिल पार्ट है उसको समझने, उसकी वैल्यू को, उसके एवरेज वैल्यू को या मिडिल पार्ट्स को क्या है ये सब जानने का प्रयास करते हैं, नोन करने का या उस वैल्यू को मेजर करने का हम ट्राई करते हैं, ठीक है? अरिथमेटिक मीन क्या है? अरिथमेटिक मीन एक एवरेज वैल्यू होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई डाटा है, उस डाटा में अगर मान लो n ऑब्जर्वेशन है, तो n ऑब्जर्वेशन इस तरह से होंगे x1, x2, x3 अगर मैं ऐसे xn मान लेता हूँ, तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा कि आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है, ठीक है? तो इसी को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ये हमारा जो है अनग्रुप्ड डाटा का है, फिर वही अनक्लासिफाइड डाटा बोल दे, अनग्रुप्ड डाटा बोल दे। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो फ़ॉर्मूला है, ये बेसिक फ़ॉर्मूला है और किसके लिए है ये? अनक्लासिफाइड डाटा या अनग्रुप्ड डाटा के लिए। उसके बाद अगर हमारा
डाटा की हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में जो मीन निकालने का, अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है, वो आपका होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि हर टर्म में एफ और एक्स की टर्म जो है उनको आपस में हम कोरेस्पॉन्डिंगली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका सम कर देंगे। और उसके बाद डिवाइड कैसे करना है, हमको डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसियों के सम से। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आप नॉर्मली 10th क्लास में पढ़ के आते हैं, वही सब है, बस इसको अच्छे से थोड़ा जो है एक्सपेंडिंग फॉर्म में एक्सप्लोर करके हमने लिखा हुआ है। अर्थमेटिक मीन फॉर क्लासिफाइड डाटा। अब क्लासिफाइड डाटा जो होता है उसमें आपको पता है कि आपको ग्रुप डाटा से आप जल्दी समझ जाते हैं कि आपको एक क्लास मिलेगी, क्लास इंटरवल मिलेगा, ठीक है? तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, क्लास मार्क निकालना होता है। क्लास मार्क कैसे निकलता है कि जो एक क्लास इंटरवल है, उस इंटरवल की जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसको ऐड करना है, उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। इस प्रकार जो हमारा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है बेटा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब आप कहेंगे सर सिग्मा एफ तो हमने ए प्लस बी अपॉन 2 से निकाला था, तो इसको एक ये फॉर्म लिखने का होता है। हालाँकि इतना सब आपको नहीं समझना है, मैं बहुत डिटेल में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि एक्स कैसे फाइंड करना है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो भी क्लास इंटरवल है, उसको ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। आप ये फॉर्मूला जनरली याद करिए क्योंकि आपको 10th क्लास में यही सब स्टडी करके आप पढ़ के आते हैं, तो आपको यही ईज़ी लर्न रखना है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ निकालना है। एक्स आपको नहीं देगा, क्लास इंटरवल देगा, सबसे पहले एक्स निकालिए, फिर आपको एफ फ्रीक्वेंसी में उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारा मेथड है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। ये सब मीन निकालने के मेथड हैं जो हम 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीन निकालने का मेथड क्या होता है, सिग्मा अ, जो मीन होता है स्टेप डेविएशन की हेल्प से वो कैसे पता चलता है? अब आपने ये चीज़ वहाँ पर कैसे पढ़ी है आपको पता होगा कि आपको वहाँ पे पढ़ते थे कि हम वहाँ पर मीन निकालते थे एक्स बार इज इक्वल टू वहाँ पर अज्यूम्ड मीन हो हम एक सेलेक्ट करते थे एक्स से ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो वहाँ पर सिग्मा एफ डी अपॉन वो अज्यूम अजूम मेथड जो था हमारा, ठीक है, उसमें हम ये करते थे यहाँ पर, ये तो स्टेप डेविएशन में यू आएगा, बट वहाँ पर आपको याद हो तो सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एक्स करते थे। ये वाला फॉर्मूला आपको इजीली ध्यान रहता है। अगर आपको ये नहीं ध्यान है तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उससे जाकर मैंने उस पे क्वेश्चन भी कराए हैं, वो देखकर आप इजीली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसी को फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं कि डी से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, और ये सब क्या है, ये सब हमारा समीशन की लिमिट है कि समीशन हमारा 1 से लेके n तक जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान ना देके पहले फॉर्मूले को अच्छे से समझें, उसके बाद ये चीज़ समझ लीजिए कि इस स्टेप को लिखने के मेथड क्या है। तो सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, और बाद में आपको मैंने बताया था कि आपको यू निकालने के लिए एच से डिवाइड करना होता था डी में, और उसी एच से अभी क्या करना होता है फॉर्मूले में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो स्टेप्स हम इसमें स्टेप डेविएशन में यूज़ करते हैं वो हमने प्रॉपर बता दिए आपको। लेकिन आपको मैं यही बोलूँगा कि स्टेप डेविएशन मैं ऑलरेडी 10th क्लास की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप उससे पहले 1-2 बार 1-2 क्वेश्चन समझ लीजिए एग्ज़ाम्पल्स की हेल्प से, इससे आपको ये चीज़ समझने में और हेल्प मिलेगा, ठीक है? और सबसे पहले आप क्या करेंगे, अज़्यूम मीन मेथड जो था उसको आप पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद आप अपना स्टेप डेविएशन मेथड को स्टडी करने में आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है? फॉर्मूला वही होगा, एक्स यहाँ पर एक्स बार की जगह वो जो है ना अर्थमेटिक मीन ए से लिख रहा है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो टर्म्स हैं उनको यहाँ पर डिफाइंड किया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी है ये, और विड्थ ऑफ इंटरवल है, ठीक है, हाइट ऑफ इंटरवल कह लो, विड्थ ऑफ इंटरवल, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर इंटरवल की ये रेंज भी होती है, ठीक है। अब हमारा कंबाइंड मीन क्या होता है कि देखिए ऐसा होता है कई बार कि हमें जो डाटा मिला है उसमें हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इस तरह से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। ये तो डिपेंड करता है ना कि हमने डाटा में कितनी टर्म्स ली हैं, तो जितना हमारा डाटा है और उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसके हेल्प से हम अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हैं, लेकिन हम एक कंबाइंड ग्रुप की हेल्प से निकालना चाहते हैं। तो कंबाइंड ग्रुप ग्रुप की हेल्प से हम क्या करेंगे कि आपको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको एनआर कहते हैं। तो फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है और फर्स्ट जो मीन है आपका, उन दोनों को आपको क्या करना है, जो भी हमारा कलेक्शन से जो फर्स्ट मीन बना है, ठीक है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपको सेकंड जो हमारी फ्रीक्वेंसी और सेकंड जो मीन है उनको मल्टीप्लाई करना है।
इसी प्रकार ये जितनी टर्म्स उसमें अवेलेबल है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना भी हमारा वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का बनता है, मतलब वो सिग्मा एफ ही है इनडायरेक्टली। तो सिग्मा एफ से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा एक होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो हमें क्या करना है कि मान लीजिए हमने कोई टर्म्स के अकॉर्डिंग वेट ले लिया। अब वही, अब इसमें देखो एफ की जगह वेट, देखो फ्रीक्वेंसी नहीं लेके वो वेट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट वेट फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर रहा है और ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ की जगह इस बार क्या हो जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। फिर इसी के वही शॉर्टकट मेथड क्या है, जूम मीन मेथड क्या होता है, तो ये वही है और भी कुछ नहीं है। तो आपको इसको बिल्कुल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेना है जिससे आपको चीजें थोड़ा सा ध्यान रहे कि इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा ज्योमेट्रिकल मीन। अर्थमेटिक मीन में तो हम जैसे अर्थमेटिक मीन का मतलब आप समझ चुके हैं कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, टर्म्स को सम करते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। अगर वो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में हो तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर देते हैं। अभी आपको क्या पढ़ना है बेटा, ज्योमेट्रिकल मीन। तो आप अगर क्वेश्चन ये सब चीजें पढ़ के जाएंगे तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप नॉर्मली क्वेश्चंस को सोच पाएंगे कि कैसे डील करना है। तो यदि मान लीजिए हमारा एक डाटा है, उसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो कितनी है, एन है, ठीक है। उसके बाद आपको ज्योमेट्रिकल मीन निकालने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है कि वहां पर आप प्लस करते थे और यहाँ पर सभी टर्म्स को आपको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है और जितनी टर्म्स है उससे आपको क्या कर देना है बेटा, 1/n, मतलब उसका nth रूट ले लेना है, ठीक है। ये इसका मेथड होता है। इसको फिर हम क्या करते हैं कि एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लॉग की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लॉग की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, ठीक है, पहले लॉग ले लेना है, फिर आपको इसका एंटी लॉग ले लेना है। तो जैसे आप लॉग लेंगे तो आपको क्या करेंगे, ये जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी और ये जो मल्टीप्लाई वाली चीजें हैं ये सब किस में चली जाएंगी, प्लस में चली जाएंगी। तो जो पावर्स थी वो कितनी थी, 1/n। देखिए ये nth रूट है ना, इसका स्क्वायर रूट nth रूट है, तो nth रूट को जब आप पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे ना बेटा, कि ये सब ऐसे यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, x1 x2 ऐसे, ठीक है। ये सारे x1, तो इनको ये सब प्रोडक्ट के फॉर्म में और ये पावर के फॉर्म में। तो जब आप इसका लॉग लेंगे तो ये पावर हमारी क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। और वो जो आगे पावर आई है वही हमारा कहाँ पर चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। और फिर आपका जी जितने भी ये यहाँ पर प्रोडक्ट में थे वो सब किस में आ जाएंगे, लॉग लेंगे तो आप सभी लॉग के फॉर्म में प्लस में लिख जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका, इसी से हम जनरली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड करने के लिए, क्योंकि लॉग से करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। अभी मैं इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, नो डाउट, ठीक है। तो आगे फिर इसी को अगर हम डिटेल में समझना चाहें कि जब इसको फ्रीक्वेंसी फॉर्म में देगा, ये तो क्या है कि भाई फिर वही दो, देखिए जब भी आप स्टैटिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको कोई भी मीन है ना वो डील करना होगा किसके लिए, अनग्रुप डाटा या अनक्लासिफाइड डाटा के लिए, ठीक है, अनक्लास डाटा के लिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि वो ग्रुप डाटा के लिए कैसे उसको डील करना है। तो वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी उससे पर्टिकुलर उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो भी है x1 में x1 से मल्टीप्लाई करना, x2 में x2 से मल्टीप्लाई करना और फिर इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, जो ओवरऑल रिजल्ट आता है वहां पर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और पावर कितनी हो जाएंगी, जितने टर्म्स हैं उतनी हमारी यहाँ पर पावर हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर बताया हुआ भी कि n क्या होगा हमारा, समेशन ऑफ f1। तो जितना भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उन सबका जो सम आएगा वो हमारा n बनेगा, वो हमारा 1/n का मतलब क्या है कि nth रूट, ठीक है। फिर इसका आप वही कि एंटी लॉग फॉर्म ये बन जाता है, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, आप देखिए लॉग है तो फिर वही है कि जितने भी प्रोडक्ट में चीज़ें वो सब किस में चली जाएंगी, मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो f1 है फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा क्या आ जाता है, F1 बाहर आ जाएगा, F2 बाहर आ जाएगा, ऐसे ही Fn भी हमारा log x1 log x2 log x3 ये सब निकालना होता है और उसमें F1 F2 F3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा हमारा हार्मोनिक मीन, ठीक है। जब आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हार्मोनिक मीन कैसे डील करता है, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारा एक फिर वही सीरीज है, डाटा है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, nth वेरिएबल है, तो उसका अगर हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो हार्मोनिक मीन में क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा डाटा है उसको आपको वन, हर टर्म्स को वन का ओवर में, वन के ओवर में ले जाना है, वन से डिवाइड कर देना है। वन को जब आप टर्म से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म से वन को डिवाइड करो, सेकंड टर्म को
1 से 1 को सेकंड टर्म से डिवाइड करो और उन सब का एक सम निकालिए, ठीक है। ये देखा जाए ना तो अरिथमेटिक मीन को जो लिखने का तरीका था वो क्या था कि सभी टर्म्स को ऐड करो और फिर उसमें जो टोटल टर्म है उससे डिवाइड कर दो। लेकिन यहाँ पर एक मेथड अलग है, यहाँ पर क्या होता है कि आपको पहले 1 में डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म का 1 में डिवाइड करना है, सेकंड टर्म का, फिर वहाँ से जो आंसर आएँगे उनको ऐड करना है और उसका डिवाइड करना है n में। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। आप इसको देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ईज़ी लगेगा। शुरू में ये थोड़ा-सा लगता है। ठीक है बेटा? अब आपको क्या करना है, ठीक है, अगर यहाँ पर 1 नहीं है मतलब ये तो फिर वही बात आता है कि अनक्लास्ड डाटा के लिए होता है। अब अगर हम क्लास डाटा के लिए बात करें या ग्रुप डाटा के लिए बात करें तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, तो 1 को कौन रिप्लेस कर देता है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है? आई होप कि आपको ये चीज़ अभी समझ में आ रही है। अभी क्योंकि हम फॉर्मूला डिस्कशन कर रहे हैं, जब इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएँगी, ठीक है? थोड़ा-सा आप पेशेंस रखिए और ये चीज़ समझने में आप अपना फ़ोकस बनाए रखिए, ठीक है? उसके बाद हमने बेटा मीडियन पढ़ा था, मीडियन 9th क्लास में जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? कि सबसे पहले हमें क्या करना है मीडियन के लिए, हमको डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। उसके बाद यदि हमारा नंबर ऑफ टर्म ऑफ डाटा में ऑड है, तो हमें फ़ॉर्मूला यूज़ करना होता है कौन-सा? n+1/2 वाली टर्म, ये टीएच टर्म, ठीक है? ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या होता है कि हो सकता है सर उसमें जो टर्म्स है वो इवन हो। ठीक है? अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म इवन है, तो हमको क्या करना होता है कि हमको 2 टर्म्स का मिडल टर्म निकालनी है। वो 2 टर्म्स कौन-सी बनेगी? एक तो बनेगी जितना उसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, उसका डिवाइड करो वो वाली टर्म और उससे नेक्स्ट वाली टर्म और नेक्स्ट वाली टर्म कैसे निकालोगे? उसका डिवाइड करके +1 कर दोगे। तो इन दोनों के जो सम इनके सम से जो आंसर आएगा, ठीक है? वैल्यू पुट करने के बाद उसको हमें क्या करना है? हाफ करना है। तो उसकी मतलब हम ये कहें कि उन दोनों की मिडल टर्म। ठीक है? 2 मिडल टर्म्स को हमें क्या करना है, उसका भी हमें मीडियन निकालना है, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि उन दोनों का एक तरह से हम ये कहें कि जो मीडियन होता है ना, वो इन दोनों के मीन के इक्वल होता है। मीन क्यों बोला गया है? क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। अब अगर 2 चीज़ें को पहले ऐड किया जा रहा है और फिर 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो वो इनडायरेक्टली क्या हो गया बेटा? मीन हो गया ना? तो ये इसको ठीक है, ये सब लिखने का इसका तरीका है, ठीक है? उसके बाद हमने ये समझा था कि कैसे जो है क्लासिफाइड जो डाटा होता है, उसका मीडियन फाइंड करते हैं, तो ये मैंने 10th क्लास की वीडियो में आपको अच्छे से समझा रखा है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है, तो बहुत वेल एंड गुड है, अगर नहीं समझ में आती है, तो बेटा एक बार प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। उससे आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से फ़ॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ कैसे करते हैं, n/2 कैसे पता करते हैं, ठीक है? वो रो कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसमें से L कैसे चूज़ किया जाता है, हाइट कैसे इसमें से जो है ना पता चलती है। तो ये सब मैंने अपनी वीडियो में ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि मैं 11th क्लास का अभी आपके फ़ॉर्मूले को डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं आपको ये बेसिक थोड़ा-सा जो भी आपका स्टैटिक्स का है वो ओवरऑल आपको एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें किस टर्म्स की जो क्या मीन है ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? जिससे आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिल जाए। अगर आप चाहें तो ये नोट्स मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है? आप मुझे कमेंट्स में मैसेज छोड़ दीजिएगा। अब बात आती है कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? तो क्वार्टाइल्स क्या होते हैं कि जब देखिए, अगर मैं किसी मीडियन को बहुत इंपॉर्टेंट है क्वार्टाइल्स, देखिए यहाँ पर सुनिए, क्योंकि 10th तक ये सब चीज़ें आप नहीं पढ़ते हो, तो ये आप पहली बार पढ़ते हो इसलिए थोड़ा-सा अब यहाँ से अपना 11th का स्टार्ट हो गया, अब आपका फ़ोकस लेवल अच्छा हो जाना चाहिए। देखिए, अगर हम किसी मीडियन को डिवाइड कर देते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूशन को इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है? तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, हम और भी मोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? जैसे 5 में, 6 में, इस तरह से। तो वहाँ पर जब हम 4 में कर रहे हैं, अभी 2 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या बनते हैं कि उसका क्वार्टाइल बनता है, मतलब उनकी भी तो मीडियन होंगी ना बेटा। तो उनकी जो जो हमने एक पूरा डाटा है, आपको मैं थोड़ा-सा इसको ऐसे समझा देता हूँ कि अगर एक डाटा है जिसमें ये यहाँ से यहाँ तक टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है? अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है? ये डिवाइड कर लिया 2 इक्वल पार्ट्स में। 2 इक्वल पार्ट्स में किया तो अब ये जो ये बचा ये अपने आप में भी तो एक डाटा है और इधर वाला जो है ये पोर्शन है ये भी एक डाटा है। इसका भी तो बेटा कोई ना कोई हमारा क्या होगा मीडियन होगा, इसका भी तो कोई ना कोई मीडियन होगा। इस तरह से ये सब हमारे क्या कहलाते हैं क्वार्टाइल्स कहलाते हैं, ठीक है? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है? उसके बाद आपको इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है कि आपको क्या करना है अगर आप क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो आपको n/2 था देखो फ़ॉर्मूले में ऊपर, वहाँ पर क्योंकि हम इसका मिड टर्म निकाल रहे थे तो n/2 मीडियन, ठीक है? और अगर हम क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, ये क्यों यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा
एन बाई फोर से वो फाइंड करोगे, मेथड वही रहता है बेटा। ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम क्यू वन निकाल रहे हैं, क्यू टू निकाल रहे हैं, क्यू थ्री निकाल रहे हैं, ठीक है, क्यू फोर निकाल रहे हैं, तो क्यू थ्री के लिए हम क्या करेंगे, टी बाई फोर मल्टीप्लाई में आ जाएगा किसके में, एन से। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, क्यू थ्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना है, बस ये वाला चेंज है। तो आपको क्वार्टाइल में वन के लिए क्या करना होता है, एन बाई फोर, और थ्री के लिए क्या करना होता है, देखो एन बाई फोर है ना, ऐसे ही दिमाग में रख लीजिए। वन के लिए वन एन बाई फोर दिमाग में रखो, और थ्री के लिए क्या हो जाएगा, थ्री एन बाई फोर। तो वो इजीली आपको याद रह जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब आप सोचेंगे सर फिर मीडियन के लिए टू, ये अपॉन में तो टू आ रहा था, इसको कैसे याद रखोगे, तो भाई इसको भी ऐसे सोचो ना कि ये क्या है, एन बाई फोर है, और ये इसका मिड टर्म है, मिड टर्म मतलब सेकंड वाला पोर्शन है। तो एन बाई फोर को जब आप टू से मल्टीप्लाई करोगे, देखो अभी आप वन के लिए क्या कर रहे थे, वन से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और टू के लिए क्या कर रहे हो, टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये जो टू से ये फोर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एन बाई टू आता है। तो इसको थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा एडवांस लेवल पे इसको एनालाइज कीजिए, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एन बाई टू क्यों था, क्योंकि ये एन बाई फोर का सेकंड क्वार्टाइल था, इसे ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर मोड पे हम डिस्कशन किए थे। मोड तो आपको पता ही है कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार जो है आकर होता है, वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। तो मोड को यहाँ पर अगर ग्राफ के हेल्प से समझे, तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू, जिसका ग्राफ सबसे हाईएस्ट जाएगा, वही हमारा क्या होता है, मोड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद मोड को फाइंड करने के लिए हमने वहाँ पर टेंथ क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ये एल है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो होता है। ठीक है, टू एफ वन, ये थोड़ा सा 11th क्लास में हमने दूसरे तरीके से पढ़ा है, तो इसको मैं वैसे ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा एफ जीरो माइनस एफ टू। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, एफ वन माइनस एफ जीरो। तो आप उसको वैसे ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको कुछ अलग से समझने की चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसको बेसिक को जो आपका क्लियर है उसी पे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनमें एक रिलेशन भी होता है कि थ्री मीडियन बराबर होता है मोड प्लस टू मीन। तो ये इधर, इसको इधर ले जाइए। याद रखने का तरीका क्या है कि ये तीनों, तीन मीडियन, दो मीन और एक मोड के इक्वलेंट होता है। ठीक है, इसके बाद सिमेट्रिक इसको डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन मीडियन मोड कैसे समझते हैं। देखिए, अगर हमारा मीन मीडियन मोड अगर तीनों इक्वल है, ठीक है, तो अगर ये तीनों किसी डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, यदि उसका तीनों वैल्यू, मतलब किसकी, मीन मीडियन मोड की वैल्यू क्या आती है, हमारी सेम आती है। तो अगर वो हमारी सेम आती है, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये हमारा डिफरेंट आता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल मिलेगा। ठीक है, इसको हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन या एंटी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ये वाले को, नीचे वाले को। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा कि मीन ज़्यादा हो सकता है, मीडियन कम, मोड उससे भी कम, ये या फिर उसका अपोजिट हो सकता है। तो ये दो तरीके से होता है कि या तो हमारा जो है, अब इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर दिया गया है कि इफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज शार्पली एट बिगिनिंग एंड डिक्रीज स्लोली आफ्टर मिडिल, द वैल्यू इट कॉल्ड पॉजिटिव स्कूनेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्कूनेस। तो पॉजिटिव स्कूनेस में क्या होता है, ये आपको बस ऐसे पॉइंट के फॉर्म में याद रखना है कि मीन ग्रेटर होता है मीडियन से, और मीडियन ग्रेटर देन होता है मोड से। लेकिन अगर हमारा नेगेटिव स्कूनेस है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि मीन आपका सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा, फिर मीडियन रहेगा, और फिर सबसे जो ग्रेटेस्ट रहेगा वो हमारा मोड रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर ग्राफ भी बन रहा है। तो देखिए, आपका ये जो ग्राफ है, ये इसका जो ग्राफ है, ये इधर से आपको दिख रहा है कि जो हमारा नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाले में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए कि जो पोर्शन है वो किधर जाता है। ठीक है, आपका देखिए कि ये जो हमारा पॉजिटिव स्कूनेस वाला है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो स्टार्टिंग पोर्शन है, ये आधे से ज़्यादा वाला इधर का जो पार्ट है, ये थोड़ा हैवी है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर इसके इधर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा हैवी रहेगा। ठीक है, ये देखिए, इसमें यहाँ पर जो है ऐसे कर्व में जो है वो डिफरेंसेस है। यहाँ पर एक प्रॉपर कर्व है, प्रॉपर बैलेंसिंग कर्व है। ठीक है, सिमेट्री है, मतलब इधर सिमेट्री नहीं है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है,
इसमें इधर सिमेट्री नहीं है, ठीक है? अगर ये ऐसा ही बन जाता इधर भी इसके जैसा, तो ये सिमेट्रिकल हो जाता है, बट ये नहीं है क्योंकि इनमें मीडियन और मोड ये सब इक्वल नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है बेटा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन को समझने से पहले आपको क्या करना होगा? मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन को समझने से पहले आपको कुछ ऐसे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है इसकी उनको समझना होगा, ठीक है? जैसे रेंज क्या होता है? तो रेंज तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको जो है किसी भी डाटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है बेटा? रेंज कहलाता है, ठीक है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा एंड लोएस्ट वैल्यू। अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट पे हम बहुत बात करेंगे अभी मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन में, ठीक है? तो कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं कि आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो डाटा की है उनको पहले सब्ट्रैक्ट करना है और उनके जो फिर सम करके उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है? और ये हमारा इट इज वाइडली यूज इन स्टैटिकल सीरीज, ये हमारा सीरीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल इन प्रोडक्शन। तो जब हम किसी प्रोडक्शन की क्वालिटी कंट्रोल करते हैं तो स्टैटिकल सीरीज में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब इसमें रेंज में भी दो आप देखिए कि कितने टाइप की रेंज होती है। तो एक होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है कि आपको Q1 और Q3 के बीच का डिफरेंस निकालना है। अब आप पूछेंगे सर Q1 Q3 क्या है? तो मैंने अभी आपको इस मीडियन में ऊपर एक्सप्लेन किया था कि Q3 क्या होता है और Q1 क्या होता है, क्वार्टाइल जो होते हैं दोनों, ठीक है? ठीक है, फिर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? तो सेमी इंटर क्वार्टाइल जो रेंज है उसको क्वार्टाइल डेविएशन के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अब इसमें आपको क्या करना है कि वही आपको जो है ना Q1 Q3 का जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है बेटा कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं? तो आपको क्या करना है कि फिर वही Q1 Q3 जो आपका फाइंड करके आप लेके आएँगे, फॉर्मूला की हेल्प से उनको ऊपर सब्ट्रैक्ट करना है फिर माइनस कर देना है, ठीक है? और फिर आपको क्या करना है कि क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे एक रिलेशन बनाना है। एक्चुअल में जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है उसका जो 3 टाइम्स होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 टाइम्स के इक्वल होता है। ये हमारे आईआईटी के लिए जो है एमसीक्यू बनने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूलेज हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करके रखिएगा, अपने नोट्स में लिख के रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन में जाएँगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है? अगर आप सीरियस होके पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? फिर आता है बेटा मीन डेविएशन क्या होता है? तो डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले आपको डेविएशन को समझने के लिए थोड़ा-सा आपको समझना होगा कि कैसे ये चीज़ों को हम फ़ॉर्मूला में कन्वर्ट किए हैं। देखिए आपको कुछ रटना नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक से बता दूँगा आपको ईज़िली कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ये जो टर्म्स हमें यहाँ पर दी हुई हैं, इनको पहले समझना है। देखिए ये जो ज़ेड हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है ना बेटा, ये कुछ नहीं है। एक आपको डाटा मिलता है, आप उसका मीन, मीडियन, मोड ऑब्वियसली निकाल ही लेते हैं, हाँ कि ना? ये बताइए, ठीक है? अगर आप वो निकाल लेते हैं तो आपको परेशान नहीं होता है। मीन डेविएशन कैसे फाइंड करना है? जो आपने मीन मीन निकाला है, आपने जो मीन निकाला है, ठीक है? या जो भी अगर मीन डेविएशन की बात कर रहे हैं तो पहले मीन पे ही बात करते हैं, ठीक है? तो आपने क्या किया मीन निकाल लिया, ठीक है? अब आपने मीन निकाल लिया तो क्या करना है आपको? वो जो टर्म्स थी, जो आपकी एक्स वाली वैल्यू थी, मीन वैल्यू जो थी, उनमें से आपको उस मीन को हर टर्म में से माइनस करना है। जैसे आप एफएक्स करते थे ना कि पहले वाले में पहले वाली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, वैसे ही आपको क्या करना है कि हर टर्म में से आपको वो मीन जो आप फाइंड करके लाएँगे वहाँ पर उसको माइनस कर देना है। तो वो जो एक्स की वैल्यू है उनमें चेंजेज़ आ जाएँगे और वो जो चेंजेज़ आएँगे, उनको फिर आपको क्या करना है, उन सभी को फिर से ऐड कर देना है। तो ये वैसे ही नहीं होगा कि नया x1 नया x2 नया x3 नई x5 ऐसे बनते जाएँगे और उनको फिर आपको ऐड करना है और जितने वो टोटल थे उससे डिवाइड करना है। अब अगर आपको यही फ्रीक्वेंसी फॉर्म में मिल जाए तो आपको f वही कि जो नया x1 आया है उसमें f1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नया x2 आएगा उसमें f2 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होने का, ठीक है? ठीक है जी? ये सब हमारा हो गया। इसके बाद हमारा क्या आता है कि अब आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये जो मीन डेविएशन आपने निकाला है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या रिलेशन है? देखिए अभी आपने ऊपर क्वार्टाइल डेविएशन निकाला था तो वो 2/3 था और ये क्या है 4/5। 2, 3, 4, 5 ऐसे ट्रिक से हम याद रखते थे, ठीक है? आप भी इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है? मीन डेविएशन क्या होता है? किसी मीन डेविएशन फ्रॉम एवरेज अपॉन एवरेज जो होता है वो हमारा टोटल एवरेज के इक्वल ही आता है, ठीक है? ये फॉर्मूला आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये है, अच्छा फॉर्मूला है तो आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है।
मेन है अब कोएफ़िशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मीन डेविएशन आपको फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड किया जाता है ये आपको समझ में आ गया। इसके कोएफ़िशिएंट के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा मीन आया मेथड वही है बेटा, ठीक है? तो मी कोएफ़िशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन डेविएशन एंड द मीन फ्रॉम व्हिच द डेविएशन इज़ मेजर्ड, ठीक है? तो ये रेशियो होता है किसका? जो हमारा मीन डेविएशन है और मीन है जहाँ से वो डेविएशन मेजर किया गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोएफ़िशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बोलते हैं, ठीक है? इसमें बात आती है कि एमडी कैसे फाइंड करते हैं? तो एमडी तो आपको मैंने बताया अभी कि कैसे पता किया जाता है, मीन डेविएशन कैसे पता किया जाता है कि आपको सबसे पहले एक मीन पता करना है और उस मीन को आपको क्या करना है, हर टर्म में से माइनस करना है एक्स वाली में से और डिवाइड कर देना है आपको किससे, टोटल टर्म जितनी भी है, ठीक है बेटा, सबको सम करके। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छे से हम इस सब पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने के मूड में आपके नहीं हूँ, नहीं मैं कोई हँसी मज़ाक वाली चीज़ें आपको ऐसे डिस्कशन करूँ, बिल्कुल सीरियस होके पढ़ाई कीजिए, ठीक है? सीधा पढ़ाई पे फ़ोकस करोगे, फ़ॉर्मूले इन पे ध्यान दोगे तो कुछ चीज़ें स्किप भी नहीं होंगी और कनेक्ट भी कर पाओगे, ठीक है? अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ कॉल्ड वेरिएंस। अब बात आती है सर स्टैंडर्ड डेविएशन ही नहीं आता हमें तो। अब भाई कोई बात नहीं मैं बता तो रहा हूँ आपको क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसका आप स्क्वायर कर देंगे तो ठीक है। सॉरी आपको सबसे पहले क्या पता करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसको आपको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो उसका आपको क्या पता चल जाएगा वेरिएंस पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आप फाइंड करेंगे, आपको परेशान देखिए फॉर्मूले ऐसे देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे, सर ये तो बहुत मतलब बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, ये वाली चीज़ आपके माइंड में आएंगी, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। पहले बेसिक वाला फॉर्मूले पे बात करता हूँ, ये वाला फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूला है। आपने डी फाइंड करना तो सीखा था ना। अब वहाँ पर क्या था कि हम मैंने आपको बोल दिया था कि आप अज़्यूम वैल्यू कोई भी ले लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको जो है ना अज़्यूम वैल्यू कोई भी नहीं लेके पर्टिकुलर वैल्यू आपको यूज़ करनी है। अगर आप पर्टिकुलर वैल्यू यूज़ करेंगे, कौन-सी वैल्यू? जो उन सबका मीन होगा। तो आप x की वैल्यू ऐसे ही नहीं लेके x की वैल्यू पहले प्रॉपर उसका मीन निकाल लीजिए, उसको आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि आप उन सबको ऐड करेंगे x वाली वैल्यू को और उसमें जितनी वो वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे। तो वहाँ से जब हमारा एक्स बार आ जाएगा, मीन आ जाएगा, तो उसको क्या करना है, एक्स में से माइनस करना है। अब जैसे ही माइनस करोगे तो ये तो आप डी तो निकालते ही थे ना, आप तो डी को तो पता करते ही थे, तो डी तो फाइंड करना आपको आता है, ठीक है? तो डी को जो आपने फाइंड किया है, बस उसका हमें क्या कर देना है बेटा, स्क्वायर। हमें उसका क्या कर देना है, स्क्वायर और फिर उसमें क्या क्या कर देना है, टोटल नंबर से डिवाइड। अब इस पे ये याद रखिएगा कि बस हमें क्या लगाना है, स्क्वायर रूट लगाना है, ठीक है? तो अभी ये जो फ़ॉर्मूला है ये सब स्टैंडर्ड डेविएशन के हैं, याद रखिएगा अभी हम वेरिएंस नहीं पढ़ रहे हैं, वेरिएंस अभी हम आएगा वेरिएंस, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो किसका फ़ॉर्मूला पढ़ रहे हैं बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब आप इसमें देखिए कि अगर इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हमारा ये वाला फ़ॉर्मूला बन जाता है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी से बस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अरे डी का मान निकालिए, उसको स्क्वायर कीजिए और उसमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। शॉर्ट चीज़ों में ये इसको याद रखिए, ट्रिक से याद रखिए, प्रॉपर ऐसे पढ़ोगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि ये वही तो है कि आपको क्या करना है एफ से मल्टीप्लाई कर देना है, बस डी निकालना आप सीख चुके हैं, डी में क्या करना है उसको स्क्वायर करना है, एक नई टेबल बन जाएगी। अभी मैं फॉर्मूले से क्वेश्चन से आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड डेविएशन का जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या है, तो शॉर्टकट मेथड आपका ये होता है कि आपको क्या करना है कि पहले सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, ये आपको फाइंड कर लेना है और इसमें से अब देखिए पहले क्या करना है आपको, यहाँ वाले मेथड में अब आपको ध्यान से देखना है, ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है शॉर्टकट मेथड के लिए, कि यहाँ पर पहले डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना स्क्वायर करना है, देन एफ से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर क्या करना है कि पहले एफ और डी वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई कर लेना, जो उनका रिजल्ट आएगा उसको स्क्वायर करना है, ठीक है। उसमें एफ से डिवाइड करके उसको स्क्वायर करना है। ये दोनों में जो चेंजेज़ है इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये बता रखा है कि ये डी जो है वो एक्चुअल में है क्या? डी क्या है? हमारा x माइनस ए है और x क्या है? हमारा अज़्यूम मीन है। हमने जो एक वैल्यू अज़्यूम्ड की है वो मीन होगा यहाँ पर, ठीक है? तो आप वहाँ पर मीन निकाल कर
उसको एक्स की हर वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो इस तरह से हमारा आ जाएगा, ठीक है। एक कॉम्बाइंड सीरीज का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे पता करते हैं, तो उसमें ये हमारा मेथड है कि अगर हमारे पास दो मीन है, दो सीरीज हैं उसमें, ठीक है, N1 N2 साइज की दो सीरीज हैं, तो अगर उनके जो मीन आए हैं वो हमारे ठीक है सिग्मा वन सिग्मा टू इस तरह से आए हैं, ठीक है। तो हमको इनका स्टैंडर्ड डेविएशन जो कंबाइंड सीरीज का निकालना है, तो वो कैसे पता चलेगा कि हमको क्या करना है, फर्स्ट सीरीज का हमें साइज लेना है, दोनों के जो हमारे मीन आए हैं उनको ऐड करना है और स्क्वायर करके ऐड करना है, फिर उसमें ये वैसे ही है जैसा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था ना, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस x2, थोड़ा थोड़ा सा आप उससे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं बट आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है कि इन दोनों का स्क्वायर का सम N1 में भी मल्टीप्लाई होगा, N2 में भी मल्टीप्लाई होगा अपॉन N1 प्लस N2 में आपका ये जाएगा, ठीक है। और इसका फिर हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बात आती है कि जहाँ पर कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हमें डिटेल्स में टेबल फॉर्म में स्टडी करना है कि अ, कौन सी वैल्यूज में क्या क्या इफेक्ट आते हैं इसके, ठीक है। ओरिजिन और स्केल में चेंजेस होने पर क्या होता है, तो जब अगर हम इसका ओरिजिन चेंज कर दें, मीन का ओरिजिन मतलब जहाँ से हमने वो डाटा स्टार्ट किया, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, तो वो इस पे ये डिपेंड करता है ओरिजिन पर, मतलब वो चेंज हो जाएगा, मीन चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो उसकी वहाँ से स्टार्टिंग नहीं होगी, तो वो वैल्यू छूट जाएंगी, तो उसका जो क्योंकि वो तो वैल्यू को बताता है ना, ओवरऑल वैल्यू को, तो हो सकता है शुरू में आपने बड़ी वैल्यू ले रखी हो तो वो चेंज कर हो जाएगा, स्केल चेंज करने पर भी उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मिडिल टर्म बताता है, तो मिडिल टर्म का ओरिजिन से कोई मीन नहीं है, बट स्केल से उसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि स्केल से उसको जो है इफेक्ट होता है, ठीक है। मोड ओरिजिन से इफेक्टेड नहीं होता है बट स्केल से इफेक्टेड होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन फिर आप देखें, देखिए आपको यहाँ पर देखें, अगर मीन को छोड़ दें तो सभी ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब स्टार्टिंग कहीं से भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये सभी डिपेंड होते हैं किस पे, स्केल पे, ठीक है, स्केल पर ये सभी डिपेंड होते हैं। ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। अब वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख जाते हैं तो उसका जस्ट स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। पर आगे हम देखिए, अभी मुझे आपको क्या पढ़ाना है, कोरिलेशन और रिग्रेशन, ठीक है। कोरिलेशन और रिग्रेशन आपको पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि रिग्रेशन कैसे एनालाइज करते हैं और कोरिलेशन कैसे एनालाइज करते हैं, ये भी आपको मुझे एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हमारा कोई टॉपिक नहीं बचेगा, जो सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड, स्टैटिक से रिलेटेड हमारा कोई टॉपिक नहीं बचेगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, आपको मैं उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आपको वो चीज़ समझनी है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ना कि एक साथ सारी चीज़ों को कवर करने का अगर आप मन बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका कोरिलेशन और रिग्रेशन एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड, जो अभी तक हमने चीज़ें डिस्कशन की हैं, वो आपको करा दूँगा, ठीक है? तो आप बने रहिए चैनल पर और लगातार चीज़ों को सीखते रहिए, ठीक है? स्टैटिक्स क्या है? तो इसमें यूज़फुल टर्म्स क्या है? हमने ये सब समझा। लिमिट ऑफ क्लास क्या है? क्लास इंटरवल क्या है? प्राइमरी डाटा क्या है? सेकेंडरी डाटा क्या है? वेरिएबल्स क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी कितने टाइप की है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी